एक बार फिर ऑडियो बुक अवेलेबल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कलेक्टर साहिबा उपन्यास के 8वें अध्याय तक सुन लिया था। आज हम उसके आगे के अध्याय सुनेंगे। बिना किसी रुकावट के इस उपन्यास को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 8 इंटरव्यू। मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि जब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तब तक वह पढ़ती। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डीपी चेंज करता तो उसी दिन वह भी डीपी चेंज कर देती। हाँ, वह अक्सर अपनी डीपी नहीं लगाती थी। मैं पिछले कुछ दिनों से ये भी गौर कर रहा था कि सजना संवरना उससे अब अच्छा लगने लगा था। वह देर रात तक पढ़ने की आदी थी और मैं, इसके ठीक विपरीत, जल्दी सोने का। अब उन्होंने भी अपनी आदत जल्दी सोने की बना ली थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मुझे चाहने लगी थी। मैं तो पहले ही जी जान से उन्हें चाहता था। जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के कारण दिल्ली का माहौल किताबी हो चुका था और किताब पढ़ने के शौकीन होने के कारण मैं, एंजल, सुमित और लवगुरु एक दिन रविवार को सज धजकर प्रगति मैदान पहुंच गए। वैसे सज धजने का तो क्या ही कहा जाए। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो एक यूपीएससी अभ्यर्थी सजने संवरने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। पाठक ज्यादा थे या लेखक या फिर प्रकाशक, पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लोकार्पण के लिए किताबों को रंगीन कागज की पन्नियों में आहिस्ते से लपेटकर खूब सजे धजे भव्य प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा था, जहां अच्छे से किताब की मुंह दिखाई की रस्म अदा की जा रही थी। मंच पर शोभा बढ़ा रहे थे वक्ता और लेखक, जो पुस्तक और नए नवेले लेखक की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। जो वक्ता अपनी बारी के इंतजार में थे, वे वक्ताओं को ध्यान से सुनने की बजाय चाय कॉफी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पुस्तक मेला सचमुच में केवल पुस्तकों का नहीं, लेखकों का भी मेला होता है। मैंने एक चीज ये भी नोटिस की कि पुस्तक मेले में किताबों की स्टॉलों से भी ज्यादा भीड़ पिज्जा बर्गर वाले स्टोर पर थी। जो युवा किताबें महंगी होने के चक्कर में उन्हें नहीं खरीद पाए, वे फास्ट फूड खरीदकर धड़ल्ले से उदरस्त कर रहे थे। बुक स्टॉल वाले अपने काम में व्यस्त थे। वे जो पुस्तकें लोकार्पित हो गई थीं, उनका थोकार्पण कर रहे थे। मैंने दिल्ली दरबार उपन्यास खरीदा और एंजल के साथ प्रगति मैदान के बुक स्टॉल पर घूमने लगा। हम प्रभात पब्लिकेशन, पेंगुइन, हिंद युग जैसे प्रकाशनों के बुक स्टॉल पर जाकर किताबों के कुछ पन्ने पलटते और फिर चल देते। बुक स्टॉल वाले भी सोच रहे थे ये लोग बुक खरीदने आए हैं या केवल बुक के पन्ने पलटने। मैं, एंजल, सुमित और लवगुरु इसी तरह प्रगति मैदान के पुस्तक मेले में घूम रहे थे। एक बंगाली तांत्रिक बाबा सड़क के किनारे बैठे हुए थे। उनके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जो कह रहा था, शादी में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, मनचाहा प्यार, इन सब समस्याओं के साथ करियर में रुकावट, कारोबार में घाटा, गड़ा धन, हर समस्या का समाधान सिर्फ 2 घंटे में। मैं यूपीएससी प्री में पिछले 2 बार से लटक रहा हूँ बाबा जी। कोई धांसू समाधान बताए। लवगुरु ने कहा, इनके पास समाधान होता तो यूपीएससी टॉपर नहीं बन जाते। यहाँ 101 रुपया की दरख्वास्त नहीं करते। तांत्रिक बाबा बीच में ही बोल, अगर काम न हुआ तो फीस वापस। बाबा जी, आईएएस की परीक्षा 2-3 महीने बाद में है, अब सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? मैंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। इन तांत्रिक बाबाओं के पास में हर समस्या का समाधान होता तो केंद्र सरकार इन तांत्रिक बाबाओं को आर्थिक सलाहकार बनाकर अर्थव्यवस्था की हर समस्या का समाधान नहीं कर लेती। जीएसटी और नोटबंदी से देश की इकोनॉमी की जो दुर्गति हुई है, उसका इलाज ये 2 घंटे में बता देते। सरकार इनके पांव पकड़ती और कहती कि किसी भी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी से निकाल लीजिए। वैसे भी देश को तो इसी तरह के लोग चला रहे हैं, या तो बाबा लोग या फिर नेता। लवगुरु ने मैंगो शेक पीते हुए कहा, इस तरह हमने ज्यादा किताबें तो नहीं खरीदी, लेकिन पुस्तक मेले में जाकर मजा बहुत आया। शाम के 6 बजने के बाद हम मेट्रो से जीटीबी नगर आ गए। यूपीएससी ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएफ निकाला। उसमें मुख्य परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों से बायोडेटा मांगा गया था। एंजल का कॉल आया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हॉबी में क्या भरूं। आपको क्या क्या पसंद है? कौन सा खेल, कौन सा नृत्य? मैंने कहा, खेलों में मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी देख लेती हूँ। पढ़ाकू इंसान, खेलना कूदना भी तो जीवनचर्या का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। केवल पढ़ना और बोर्ड परीक्षा में टॉप करना, फिर कॉलेज टॉप करना, किताबों से हट के भी एक दुनिया होती है जिसे वास्तविक दुनिया कहते हैं। हाँ, ये बात तो है, पर मेरा बचपन का सपना कक्षा 6 से ही कलेक्टर बनना रहा है। तो फिर घर वालों और टीचरों ने कभी खेलने के लिए ज्यादा प्रेरित न करके हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अच्छा सुनो, हॉबी वाले कॉलम में ब्राजीलियन जुजित्सु लिखने की सोच रही हूँ, जो कि एक मार्शल आर्ट है।
यह मार्शल आर्ट मैंने सीखी हुई है। एंजल ने धीरे से कहा। बता रही हो या डरा रही हो? क्या बात है मैडम, आपको जूडो कराटे भी आता है? अब तो संभल कर रहना पड़ेगा। अरे, लेडी श्री राम कॉलेज में कुछ लड़कियां कराटे सीख रही थी तो मैंने भी हाथ आजमा लिए। वैसे आपको जूडो कराटे वाली लड़की से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या मैडम? जी। अच्छा, ये बताओ कि आप पोस्ट प्रेफरेंस किस क्रम में भर रहे हो? उन्होंने बड़ी रुमानियत से पूछा। आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस, और तुम? मैं तो सोच रही हूँ आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आपको क्या लगता है, सही है? मेरा मन तो आपको परदेश भेजने का नहीं है, इसलिए फॉरेन सर्विस आईपीएस के बाद ही भरो। मुझे तो लगता है आईआरएस इसके बाद ठीक रहेगा, मैंने हक जताते हुए कहा। वह जानकर के अनजान रहती थीं, या उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि मैं उन पर हक जताता हूँ। एंजल अक्सर मेरी सलाह को आदेश समझकर उसका अनुकरण कर लेती थी। ओके, मम्मा से भी कंसल्ट कर लेती हूँ, चलो फोन रखती हूँ, बाय। कल दृष्टि आईएएस में विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू गाइडेंस के लिए वर्कशॉप है, चलोगी? मेरी बात खत्म होने से पहले ही उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं। चलो बाय, कल मिलते हैं। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री में अपना भौकाल है। दूसरे दिन हम नेहरू विहार वाले क्लासरूम में विकास सर की क्लास अटेंड करने गए। क्लासरूम भावी आईएएस आईपीएस अफसरों से गुलजार था। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि विकास सर अपनी क्लास में ऐसे गोल्डन रूल बता देंगे कि इंटरव्यू में 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बच्चों की तादाद लगभग 70-80 रही होगी। मेरे साथ एंजल की एंट्री ने कई लड़कों के दिल पर बिजलियां गिरा दी। जब हम विकास सर की क्लास ले रहे थे उस समय भी कुछ अभ्यर्थी अपने जीवनसाथी की तलाश में जुटे थे। सर ने बताया कि यूपीएससी बोर्ड में होने वाला इंटरव्यू तैयारी से ज्यादा किस्मत का खेल है। दिव्यकीर्ति सर ने बहुत सारे इंटरव्यू के टिप्स भी दिए। हम क्लास लेकर वापस अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर चल दिए। सोमवार का दिन था। हम उम्मीद कर रहे थे कि यूपीएससी की इंटरव्यू डेट आ जाएगी, हुआ भी ऐसा ही। मेरे इंटरव्यू की तारीख आई 5 मार्च और एंजल का इंटरव्यू था 13 मार्च को। हमें तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया था। एक दिन हम बोझा सर के वहां क्लास लेने के लिए चले गए। बोझा सर ने एंजल से एक सवाल किया कि एक लड़का एक लड़की को पब्लिक प्लेस पर प्रपोज करता है तो यह आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध में आएगा? नहीं सर, आईपीसी की किसी भी धारा में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर लड़की प्रपोज करने पर थप्पड़ जड़ दे तो यह अपराध होगा। सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया। हाँ सर, एंजल ने शर्माते हुए कहा। सर ने मजाकिया अंदाज में कहा, लड़कों, अब आप इस खूबसूरत लड़की को क्लास खत्म होने के बाद प्रपोज कर सकते हैं। क्लास के सभी बला बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। गांव तथा छोटे शहर का कोई लड़का न केवल बड़े से बड़ा सपना देख सकता है, बल्कि उसे साकार भी कर सकता है। हाँ, मेट्रो शहर में पले बड़े बच्चे की तुलना में उन्हें संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है। कठिनाइयां उनके सपने को कठिन बनाने की कोशिश कर सकती हैं, समय सपने को सच बनाने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। लेकिन किसी बंदे में गजब का उत्साह हो तथा सपनों में हौसला हो तो हौसले की उड़ान से मंजिल को पाया जा सकता है। अगर आपको कुछ लोग ये कहें कि यह काम तुम नहीं कर सकते तो उन्हें तुरंत जवाब न दें, लेकिन मेहनत इतनी कड़ी करना शुरू कर दे कि बड़े बड़े दिग्गजों की आप पर की गई भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो जाए। लोग ये कहें कि आप आईएएस नहीं बन सकते तो उनके सामने आपका संक्षिप्त उत्तर होगा, बन के दिखाना। बोझा सर ने मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सिविल सेवा में सफलता पाना चाहते हो तो धीरज को अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना परामर्शदाता, अनुशासन को बड़ा भाई, आशा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। एक बात और, पढ़ाई और चिंतन मनन को अभिभावक बना लो ताकि सफलता पाने में ज्यादा सहूलियत हो सके। अच्छी आदतों के देवता बन जाए। हर रोज गुणवत्तायुक्त 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए ही कीजिए और बाकी ऊपर वाले के जिम्मे छोड़ दीजिए। उस दिन बोझा सर का लेक्चर इंटरव्यू क्लास कम और मोटिवेशनल सेशन ज्यादा लग रहा था। हमने 3 घंटे तक ज्यों त्यों करके बोझा सर का बोझ झेला। फिर जब क्लास खत्म हो गई तो हम सभी बच्चों ने राहत की सांस ली। वे दिन भी आ गए जब मेरा और एंजल का बारी बारी से इंटरव्यू हो गया। न तो मैं न ही एंजल इंटरव्यू से संतुष्ट थी। फाइनल लिस्ट में मैं 1 नंबर से रह गया और वह 8 नंबर से। सबसे खराब बात यह थी कि जीएस के हर पेपर में एंजल को 5 नंबर की पेनल्टी लगी और इस तरह लगभग 20 नंबर यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में पेनल्टी के रूप में काट लिए गए। जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा था और न ही मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा था। एंजल का भी यही हाल था। इसी के साथ अध्याय 8 समाप्त हुआ।
अध्याय 9 अर्श से फर्श पर। आगे की रणनीति पर डिस्कशन करते हैं। रिजल्ट के 5 दिन बाद केडी सर का कॉल आया। गिरीश, मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं और एंजल दोनों केडी सर से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गए। सर ने सिविल सेवा में सफलता के लिए धैर्य सब्र को सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा, जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर मेहनत व लगन के साथ साथ धैर्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है। एंजल ने महसूस किया कि जरूरी नहीं है कि सफलता शुरू के 2-3 प्रयासों में मिल ही जाए। अगर नहीं मिलती है तो धैर्य का परिचय देते हुए आगे के प्रयास करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के धैर्य के गुण को दैवी संपदा बताया गया है। धैर्यवान होने का आशय है स्वभाव से शांत होना। जब आप शांत होते हैं तो आप स्थिरता से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरज यानी धैर्य मात्र प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य सब्र एक कीमती गुण है। इस गुण को प्राप्त करने में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसके लिए बस आपके मन को ही अभ्यास की जरूरत होती है। आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। धैर्य वह शक्तिशाली गुण है जिससे कोई भी व्यक्ति निराशा, हताशा, तनाव, असफलता, कुंठा, क्रोध, जल्दबाजी और असहिष्णुता आदि से बचकर आत्मविश्लेषण व प्रगतिशीलता के दम पर सफल व खुशहाल जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए सफलता पाने के इच्छुक हर व्यक्ति को धैर्य बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। धैर्य यानी धीरज हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से चूजा निकलता है, न कि उसे तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हम कह सकते हैं कि धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। जितने भी महान वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने सालों तक अपने अनुसंधान की सफलता का इंतजार किया है। जिस व्यक्ति के अंदर इंतजार करने की क्षमता है, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर व्यक्ति को लगातार असफलता मिल रही हो तो भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है। पौधों की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा वक्त लगता है, ठीक उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में वक्त लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले को बाद में पछतावा ही मिलता है। इसलिए हमें धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें उपयुक्त समय, अवसर व सफलता तक जरूर ले जाता है। दूसरी बात केडी सर ने ये बताई कि जीवन में हार और जीत दोनों साथ साथ चलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हमें यह मालूम नहीं होता कि पहले जीत है या हार। हमें तो परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म करते और बढ़ते रहना चाहिए। हार मिलने पर हमें अपने मन में निराशा को जरा भी स्थान नहीं देना है। यदि हार भी गए तो क्या हुआ, आगे जीत हमारी प्रतीक्षा में बैठी है। जो लोग अपनी सारी ताकत को अपने काम लक्ष्य में लगा देते हैं, उन्हें अवश्य विजय मिलती है। जॉर्ज स्टीफनसन ने रेलगाड़ी में सुधार करने के लिए 15 वर्ष लगाए। जेम्स वॉट ने 20 साल तक भाप के इंजन का अध्ययन किया था। वेबस्टर को अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में 26 साल लगे और अमेरिका का इतिहास लिखने में जॉर्ज बेनेक्रॉफ्ट ने 23 वर्ष खर्च किए थे। कर्म करने और उसका परिणाम पाने में कई बार लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में कुछ वक्त लगता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है, कर्मक्षेत्र चाहे कोई भी हो। प्रख्यात वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन जब 67 वर्ष के थे, तभी एक दिन उनकी करोड़ों रुपये की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। इस कंपनी का बीमा बहुत कम धनराशि का था। अपनी जिंदगी भर की कमाई को आग में जलते देखकर वे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां इस आग में जलकर नष्ट हो गई। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से कार्य शुरू करेंगे। इतने बड़े हादसे के बाद एडिसन बिल्कुल निराश और हताश नहीं हुए, बल्कि केवल 3 हफ्ते बाद ही अपने पुरुषार्थ के जरिए उन्होंने फोनोग्राम का आविष्कार कर दुनिया को चकित कर दिया। मनुष्य के दाएं हाथ में सफलता होती है और बाएं हाथ में असफलता, लेकिन सफलता पाने के लिए कर्मशील होना बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म को सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए मंजिल मिलने तक कर्मशील बने रहिए। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को रंक तो किसी को धनवान बनाता है। वर्तमान में शुभ कर्मों के द्वारा सभी अभावों पर विजय प्राप्त कर उज्जवल भविष्य का निर्माण करने पर ध्यान देना चाहिए। ये पुरुषार्थ ही है जिसे करते हुए हम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रक्रिया में कठिनाइयां और दुख हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमें श्रम के बल पर लड़ना है और विजयी होना है। इसी में हमारा सार्थक जीवन है।
कमलदेव सर ने हर वह संभव मोटिवेशन देने की कोशिश की ताकि हम सिविल सेवा में मिली असफलता को भुलाकर वापस तैयारी में लग जाएं। सर से 40 मिनट की मुलाकात के बाद हम दोनों वापस आ गए। एंजल को इस बात को लेकर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने जीएस पेपर की कॉपी के ऊपर ओम विष्णु क्यों लिखा था, जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई गई। हर किसी व्यक्ति को कभी न कभी अपने किए पर पछतावा यानी अफसोस होता है। अक्सर अफसोस तब होता है जब अतीत में लिए गए हमारे किसी निर्णय का बुरा परिणाम निकलता है और हम बस यही सोचते हैं कि अगर ये ना करके ये किया होता तो आज जीवन कुछ और होता। अफसोस या पछतावा अक्सर एक खराब निर्णय की भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। सही करियर न चुनना, असफलता, मनपसंद जीवन साथी से विवाह न कर पाना और जीवन में अपेक्षित तरक्की नहीं कर पाना जैसे कई और कारण होते हैं जिनकी वजह से कई लोग जीवन भर अफसोस या आत्मग्लानि में जीते रहते हैं। चिंता और पछतावा दोनों मनुष्य के जीवन के लिए विष के समान है। फर्क सिर्फ यही है कि पछतावा अतीत को लेकर किया जाता है और चिंता हमें आने वाले समय की सताती है। लेकिन इन दोनों के दुष्परिणाम एक जैसे हैं। रिग्रेट व्यक्ति के जीवन को अतीत में जीने पर मजबूर करता है, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। पछतावे का लगातार बने रहना तन मन पर बुरा असर डालता है। स्वयं को बार बार दोषी ठहराना व्यक्ति की खुशहाल जिंदगी में अवरोधक बन जाता है। पछतावे की भावना से पीड़ित व्यक्ति में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अफसोस हमारे अंदर भय भी पैदा करता है, हमें इस बात का डर लगने लगता है कि हमारे जीवन का हर निर्णय गलत ही होगा। एंजल ने मुझसे बताया कि 2-3 दिन से उन्हें बहुत अधिक पछतावा हो रहा है, तो मैंने उन्हें कहा, गलतियां हर किसी से होती हैं। प्रयास करने पर गलती होना स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं है और न ही कुछ गलत। लेकिन अपनी किसी गलती पर जो अनजाने में या अज्ञानतावश हुई हो तो उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए, परंतु हमें हमारी गलतियों से सीख अवश्य लेनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति का गुण यह है कि वे कभी भी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं करते हैं। नौकरी की बात हो या कोई रिश्ता, वे कभी भी वापस नहीं जाते हैं यदि उन्होंने कुछ अच्छे और वास्तविक कारणों के लिए इन्हें छोड़ दिया है। इसलिए अगर आपकी आदत में अपने फैसलों के लिए बार बार वापस लौट जाना है तो सफलता प्राप्त करने के लिए यह आदत छोड़नी होगी। गलतियों और अतीत की असफलताओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए। जीवन में खुशी और सफलता के लिए यह बेहद जरूरी है कि भविष्य को आशा के साथ देखें, लेकिन अतीत को पछतावे के साथ नहीं। बिना पछतावे के अपने अतीत को स्वीकार करें, अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें और बिना किसी डर के अपने भविष्य का सामना करें। कुल मिलाकर बात यह है कि अफसोस करना समय, संकल्प और शक्ति को व्यर्थ बर्बाद करना है। इसलिए सच्ची लगन से तथा सोच समझकर लिए गए अपने किसी निर्णय पर किसी एक दिन भी पछतावा न करें। पछतावे के साथ जीने के लिए ये जीवन बहुत छोटा है, इसलिए पश्चाताप से मुक्त जीवन जीना हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए। अरे सर, आपके इस मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा आपके ऋणी रहूंगी। इतने शानदार और बेबाक तरीके से आपके विचार सुनकर दिल अति प्रसन्न हो जाता है। एंजल ने ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करते हुए कहा, लगभग दर्जन भर मोटिवेशनल किताबें पढ़ी है, उस वजह से मोटिवेशनल बातें मुखमंडल से निकल जाती हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल न हो तो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था, वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हो तो आप विषम हालतों में भी हीरो बनकर उभर सकते हो। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर सकते हो तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखना। सिविल सेवा एक मिशन है। दृढ़ इच्छा शक्ति, त्याग, समर्पण तथा धीरज के साथ अपने एक बेहतर निर्णय को पंथ दे दें। अपनी सादगी को दूसरे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के भेंट कभी न चढ़ाएं। भीड़ से हटकर अपने को निरंतर अभ्यास में झोंके रखें, कभी मुश्किलों से टूटे नहीं। एक बात हमेशा याद रखें, उस पार है उजियाला ही उजियाला, उस पार है उम्मीदें ही उम्मीदें। बस अंधेरा तो है देहरी तक, इस देहरी को पार तो कर। एक दिन बैठे बैठे एंजल के पापा ने प्रिंसिपल साहिबा से कहा, बेटी का ब्याह करा दे क्या? 1 साल और ठहर जाए, क्या पता इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। एंजल की मम्मी ने कहा। शुरू के 3 प्रयासों में भी यूपीएससी नहीं निकला तो एंजल के पापा ने उनकी शादी कराने का मन बना लिया था। पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों में सामान्यतः 10 साल की उम्र में बाल विवाह और 18 साल की उम्र तक गौना हो जाता है। अभिभावकों द्वारा 24 साल की उम्र में भी एंजल की शादी न करने का एक बड़ी वजह बिटिया को कलेक्टर बनते हुए देखने की चाह थी। आस पड़ोस में बहुत से लोग कहने लगे थे कि लड़की की उम्र शादी लायक हो गई है।
ये डिजिटल इश्क का जमाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आजकल रिश्ते जुड़वा भी रहे हैं और तुड़वा भी रहे हैं। स्मार्टफोन की बला ने हर इंसान को ऐसा स्वतंत्र टापू बना दिया है जहां वह फेसबुक, व्हाट्सएप आदि की वर्चुअल भीड़ के साथ अकेलेपन में खुश है। कोई 70 वर्षीय चंपलाल किसी 17 वर्षीय बाला से प्रेम प्रसंग बढ़ाने में जुटे हैं। अब मेल जोल का सिलसिला भी चल निकलने वाला है। इस डिजिटल इश्क का क्या कहना। अंकल जी को टॉफी चॉकलेट से होते हुए गार्डन में मिलने तक का ऑफर मिल चुका है। इसके बाद चंपलाल जी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आजकल लोग सबसे ज्यादा व्यस्त कहां पर मिलते हैं? सोशल मीडिया पर। डिजिटल युग के डिजिटल बच्चों को सोशल मीडिया पर छाई बहार बाहर ही निकलने नहीं देती है। कोई फेसबुक से बाहर निकलता है तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन बुला लेते हैं। उसके पश्चात कुछ याद रहता है भला? कब 1-2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहां से कभी याद करके बाहर आ भी गए तो ट्विटर वाली नीली चिड़िया चहचहाने लगती है। फिर अब अगर उसकी चहचहाहट नहीं सुनी तो अपने नेताओं और अभिनेताओं के सुविचारों से महरूम रह जाएंगे। इसलिए इसकी सबसे पहले सुननी पड़ती है। ट्विटर से बाहर आ भी गए तो फिर इंस्टाग्राम बाबा पर तितलियों की तरह फुदकती बालाओं की रील्स भी देखनी है, क्योंकि विशुद्ध मनोरंजन अब तक हो नहीं पाया था। आजकल के बच्चों और युवाओं की सुबह भी सोशल मीडिया के साथ होती है और रात तो सोशल मीडिया के सहारे ही कटती है। कभी गर्लफ्रेंड का लास्ट सीन चेक करना, कभी ब्लॉक हो गए तो अनब्लॉक होने की तिकड़मबाजी करना, कभी मैसेज का इंतजार करना वगैरह वगैरह। कुछ युवा खाते समय, सोते समय, यहां तक कि टॉयलेट में भी इस सेवा का भरपूर लाभ उठाते हैं। सोशल मीडिया का सबसे अच्छे से यूज करते हैं हमारे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप। वह डिजिटल जमाने के पहले प्रेसिडेंट हैं जिनकी नीतियां ट्विटर पर बनती बिगड़ती हैं। ट्विटर पर कुछ और लिखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलते हैं। ट्रंप साहब हर 2 घंटे में अपना बोला वापस भी ले लेते हैं। ट्रंप साहब दुनिया के ऐसे पहले प्रेसिडेंट भी हैं जिन्होंने सच्ची न्यूज़ को फेक न्यूज़ और अफवाहों को सच कहने की शुरुआत की। कुछ खबरिया चैनलों के आंकड़ों के मुताबिक वह एक दिन में 17 झूठ बोलते हैं। मीडिया ने अपने ढंग से खोजबीन कर टीवी स्क्रीन पर लहरा दिया कि वह आज तक 10,000 से ज्यादा बार झूठ बोल चुके हैं। यहाँ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यूएसए में कोय नहीं पाए जाते या फिर उन्होंने झूठ बोलने वालों को काटना छोड़ दिया है। अध्याय 9 समाप्त हुआ। अध्याय 10 प्री परीक्षा। मेरा और एंजल दोनों का आईएएस प्री परीक्षा 2019 का सेंटर जयपुर था। मेरा सेंटर था महारानी कॉलेज में और एंजल का सर्वोदय स्कूल में। दिन था रविवार का और तारीख थी 2 जून। प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर कंप्लीट होने के बाद मैंने एंजल को कॉल मिलाया। आपका पेपर कैसा हुआ है एंजल? फर्स्ट तो अच्छा हुआ है। इस हॉट मौसम में भी एक चीज सबसे ज्यादा हॉट है पता है? मैंने, क्या तुम? जून महीने के इस हॉट मौसम भी ऐसा बहुत कुछ है जो बड़ा कूल है। एंजल ने कहा। कौन? गिरीश तुम? हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे लगता है कि सूरज अपनी ही गर्मी से तड़प रहा है, लू लग गई है उसे। एंजल ने कहा, आप चाहे जितना कोस लो सूरज को लू नहीं लगती, लेकिन इधर जरूर गर्मी से थर्मामीटर टूट रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम गर्म तवे पर चने की तरह क्यों उछल रहे हो? उन्होंने हंसते हुए कहा, सूरज की भी गर्लफ्रेंड होती तो उसे कंट्रोल में रखती। टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर गया है। इसका मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गिरीश? है भी और नहीं भी। है इसलिए क्योंकि मैं उनको गर्लफ्रेंड के रूप में देखता हूँ, नहीं इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है। मैंने बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। कौन है वह सौभाग्यवती? यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ये बताओ लंच किया या नहीं किया? उन्होंने कहा, नहीं यार अभी नहीं किया है, तुमने? मैं तो घर पर आ गई हूँ। यूपीएससी का सेंटर नजदीक था, थोड़ी बहुत रेस्ट करने के लिए घर की ओर रुख कर लिया। चलो सीसेट पेपर के बाद में बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सीसेट में फेल न हो जाऊं। मेरा सीसेट बिगड़ गया और आत्मविश्वास एकदम जमीन पर आ गया है। क्या ही करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। एंजल ने सीसेट पेपर में आंसर चेक करने के बाद शाम को 7 बजे के करीब मुझे कॉल करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। आत्मविश्वास को डाउन मत करो, तुम्हारे काटकर के 29 क्वेश्चन हो रहे हैं, 7 चाहिए तो केवल 27 क्वेश्चन ही। 1-2 अन्य कोचिंग्स की आंसर की से आपने आंसर चेक करो। मैंने एंजल से कहा, किसी किसी कोचिंग में 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो किसी किसी कोचिंग में 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अरे यार सोचा नहीं था इतने डूब जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ, जीएस फर्स्ट पेपर में 100 से ज्यादा नंबर आ रहे हों और सीसेट में 1 या 2 नंबर से फेल हो जाओ तो ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द देता है।
इस बात को समझो कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व संकटों से पार पाने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही जरूरी है जितना किसी फूल में सुगंध का होना। अगर किसी व्यक्ति के पास योग्यता, क्षमता और पर्याप्त संसाधन है लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है, तो उस व्यक्ति से सफलता उतनी ही दूर है जितनी दूर समुद्र के किनारे बैठे व्यक्ति से मीठा पानी। दूसरी तरफ तमाम अभावों के बावजूद अगर किसी इंसान के अंदर खुद को साबित करने का विश्वास है, यानी वह आत्मविश्वास से लबरेज है, तो उसे सफल होने से कोई ताक नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर बाधाओं, कठिनाइयों और परेशानियों से डटकर सामना करने के लिए शक्ति और साहस देती है। दृढ़ संकल्प, आशा और आत्मविश्वास से ही हमारी शक्तियां जागृत होती हैं, इनसे हमारी कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। बात तो सही कह रहे हो। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे सारे संकट बौने हो जाते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति के सामने मुसीबतों के पहाड़ भी सपाट मैदान की तरह नजर आते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोगों ने अपने विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी सफलता और साम्राज्य हासिल किया, नहीं तो एक सामान्य घर में पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य कभी सम्राट नहीं बनता। खुद पर यकीन होने पर हम अकेले ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं पर विश्वास हो कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसे आप एक दिन अवश्य ही पूरा कर ही लेंगे। क्योंकि मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है, जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है। एंजल ने कहा, यदि किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा है तो वह पहले ही आधी लड़ाई जीत चुका है। दुनिया के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं पराजित होते जितने कि सिर्फ घबराहट से। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम सहज ही कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह कोई लक्ष्य निश्चित कर ले तो उन्हें स्वयं पर यकीन रखना चाहिए कि वह उसे सही तरीके से पूर्ण भी कर लेगा। आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जो सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। अरे बाबा, आपने तो आत्मविश्वास पर पूरा लेक्चर ही सुना दिया। एंजल ने तपाक से कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। किसी को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ कह दिया। मैंने अपनी लंबी चौड़ी मोटिवेशनल स्पीच को बाईपास करने की कोशिश की। चलो कल सुबह मिलते हैं मानसरोवर पर। मैं कल सुबह आपको कॉल करता हूं। तो फिर शुभ रात्रि। मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री ने यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम को खलल में डाल दिया। एंजल का इंटरव्यू 25 मार्च को होना था, लेकिन मोदी जी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण इंटरव्यू 4 महीने आगे खिसक गया। एंजल अपने इंटरव्यू को लेकर बहुत अधिक परेशान थी। मैंने उन्हें कहा कि आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। क्या पता इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आने की वजह से प्रॉपर आईएएस बन जाओ इस बार ही। हम दोनों ने एक साथ इंटरव्यू की तैयारी की। मैं हर रोज में 10 से 15 क्वेश्चन इंटरव्यू रिलेटेड पूछता था। फ्लैट की बालकनी में ताजा तरीन अखबार ने दस्तक दी। सुबह सुबह अखबार पढ़ने का अपना अलग ही आनंद होता है। वैसे आजकल अखबार वाले खबर छापते कम छुपाते ज्यादा हैं। कुछ दिनों से गलवान घाटी में तनातनी के कारण देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम जोर पकड़ रहा था। कोई फोन से टिकटॉक ऐप को डिलीट कर रहा था, तो कोई शुगर पेशेंट चीनी को अपनी लाइफ से, कोई चाइनीज फोन से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो का कैंपेन चला रहा था, तो कोई चीनी फोन न खरीदने के वादे कस्में खा रहा था। इसी बहिष्कार की बयार में चीनी वायरस आ गले लग जा को तगड़ी चुनौती पेश कर रहा था। कोरोना भरी सुबह बड़ी अजीब हो गई थी। न सुबह को घूमने के लिए कोई पार्क में जा रहा था, न ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में टिफिन लिए स्कूल जा रहे थे, न ही सुबह सुबह कॉलोनी में कोई चहल पहल थी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी घर में दुबके हुए थे कि कहीं कोरोना हमारे घर एंट्री न ले ले। लोग दूध का पैकेट भी किराना स्टोर से लेकर आते थे तो कम से कम उन्हें 2 या 3 बार डिटर्जेंट से धोकर यूज करते थे। सुबह शाम लोग बालकनी में से ही हाय हेलो जरूर करते थे। सरकार द्वारा हाथ मिलाना वर्जित घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते दूर से ही नमस्ते की संस्कृति चल निकली थी। सुबह सुबह मेरा मित्र सुमित कोरोना की तरह मेरे रूम में घुसा। उनके घुसने के साथ ही मैंने सबसे पहले मेरे हाथों में सैनिटाइजर लगाया। उसके बाद सुमित को सैनिटाइजर पकड़ाते हुए कहा, WHO ने पहले 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने के बाद कही है भाई सावधान। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार यह कथन अवश्य कहता है कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा, और दुख की बात यह है कि कोरोना काल में लाखों लोगों का एक साथ टाइम आ गया और वे अनेक चटकदार रंगों से भरी इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर रुखसत हो गए। सुमित ने कहा,
क्या ख्याल है लवगुरु भाई, जिस तरह चेचक को माता का दर्जा मिला था वैसे ही कोरोना वायरस को ससुर का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? इस ससुरे ने सबके चेहरे ढकवा दिए। मैंने नल बंद करते हुए कहा, क्या आपको अब कोरोना से डर लग रहा है? क्या डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हवा से कोरोना वायरस फैल सकता है? लवगुरु ने खुद डरते हुए पूछा। उम्र बढ़ने के साथ लोगों में मोतियाबिंद उतर आता है, लेकिन मेरे नैनों में मोतियाबिंद की जगह कोरोना वायरस उतर आया है। आजकल मैं लोगों को कोरोना वायरस भरी नजर से देखने लगा हूं और मुझे चहुओं अदृश्य वायरस ही दिखाई पड़ रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की क्या मानी जाएगी? जब कोई गधे बेचकर सोए और सपनों में घोड़े बेचे तो इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की ही माना जाएगा। ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा। तो क्या खाक दौड़ा? यूपीएससी के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मैं पिछले 4 साल से हर दिन 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं और यूपीएससी प्री भी नहीं निकले, तो कहेंगे कि ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा। तो क्या खाक दौड़ा? जैसे लवगुरु भैया आप। हम तीनों दोस्त ठहाका लगाकर हंस दिए। इस दुनिया में ईमानदार इंसान कौन है? बेईमानी से भरी इस धरा पर ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। तभी सुमित के दूर के अंकल जी का कॉल आया, पूछने लगे आजकल क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, बस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, जहां पर भी हो जाए। एसएससी का भी फॉर्म फिल किया है, बैंकिंग का अभी आने वाला है, साथ में प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहा हूं और शादी का भी देख रहा हूं। अंकल जी ने फिरकी लेते हुए कहा, बस कर पगले, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूं को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगा। लॉकडाउन से धीरे धीरे ढील दी जाने लगी। हालांकि रेड जोन हो या अन्य क्षेत्र, स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया और दारू के ठेके खोल दिए गए। स्कूल कॉलेज बंद होने से ज्ञान की आपूर्ति भले ही बंद रहे, लेकिन परम ज्ञान के केंद्र दारू के ठेके निर्बाध रूप से चलने के लिए खोल दिए गए। लक्ष्य की साधना कैसे की जाती है ये हमें 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े शराब प्रेमियों से सीखनी चाहिए। धैर्य भी यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, जो 5 अटेम्प्ट देने के बावजूद भी इस उम्मीद में रहता है उसका एक दिन प्रॉपर आईएएस में होगा। 4-4 घंटे से 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहना, कोई महान धैर्यवान ही ऐसा कर सकता है। लंबी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे शराब प्रेमियों से ज्यादा धैर्यवान भला कौन हो सकता है? ऐसा हमने उस दिन अच्छे से जान लिया। जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो अपनाओ, जितना डटकर मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो, फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी जितनी आपने सोच रखी है। मैंने ये मैसेज पहले एंजल को व्हाट्सएप किया और फिर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। इसी के साथ अध्याय 10 भी समाप्त हुआ। मिलते हैं कल नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।